हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट नंबर 19 लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोग इसमें 18 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस पार्ट जो बाकी पार्ट अभी पीछे मेरे हुए हैं यानी कि 18 पार्ट तक उन्होंने नहीं देखा है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको सारे के सारे मिनी मॉक हमारे टेस्ट 18 पूरे के पूरे मिल जाएंगे, जहाँ पर लगभग हर एक पार्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं। तो उन पार्ट्स को आप जाकर देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। ठीक है। और चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जो कि मिनी मॉक टेस्ट नंबर 19 है। इसमें फिर से हम आपके सामने 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, और ये आपके लिए एक्स ग्रुप, नेवी डबल ए हो या नेवी एसएसआर हो, इसके साथ साथ एनडीए का एग्जाम जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए लगा हुआ है, उन दोनों के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि यदि ओमेगा इकाई का सम्मिश्र घनमूल है तो ओमेगा की पावर 99, ओमेगा की पावर 100 एंड ओमेगा की पावर 101 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहली चीज तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जो ओमेगा है वो इकाई का सम्मिश्र घनमूल होता है। इसके साथ साथ हम इसको कहते हैं इकाई का घनमूल। ठीक है ना, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ओमेगा की पावर अगर 3 लिखा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और इसके साथ साथ एक कंडीशन होती है 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है ना, और नहीं पता है तो आज से आप इसको समझ लीजिए। ठीक है ना, मुझे लगता है जहां तक आप सभी को ये चीजें पता होंगी। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग इन्हीं की मदद से इस क्वेश्चन को करेंगे। और ओमेगा क्यूब की ही नहीं, ओमेगा की हर वो पावर जिसपे जो 3 से डिविजिबल हो, उसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आप सभी को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, तो ओमेगा की पावर 99, देखिए ये जो ओमेगा लिखा हुआ है यहाँ पे 99 जो लिखा हुआ है, ये आपका 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है ना, तो अब ये तो 1 हो गया। अब बात करें अगर हम इस ओमेगा की पावर 100 की, तो ओमेगा की पावर 100 में जो ये ओमेगा की पावर 100 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ओमेगा ही बचेगा। ठीक है ना, इसके साथ साथ आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि अगर ओमेगा की पावर 101 लिखते हैं तो हम इसको ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं, या कह सकते हैं 3 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर बचेगा, वही ओमेगा की पावर लगा देंगे। तो आपको देखिए ये वैल्यू मिलती है इसको सॉल्व करने के बाद, और इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि 0 होती है। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए और बी के बीच का जो समांतर माध्य है वो आपका ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन और ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है। देखिए, समांतर माध्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अगर दो नंबर के अर्थमेटिक मीन की बात करें तो दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो आपका होता है ए प्लस बी बाई टू। कितना होता है? वो होता है ए प्लस बी बाई टू। ठीक है ना, जबकि ये हमें अर्थमेटिक मीन दिया कितना गया है? हमें अर्थमेटिक मीन दिया गया है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अब अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समय बचाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं एन की वैल्यू में, एन की वैल्यू जो ऑप्शन में दी गई है 1 -1 0, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा। चलिए पहले हम लोग इसमें अगर 1 रखें तो ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि हमें चाहिए ए प्लस बी बाई टू, और वो यहाँ से नहीं मिल रहा है। -1 से भी आपको ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पर जीरो रख लेते हैं। जैसे ही एन की जगह मैं जीरो रखूंगा, यहाँ पे आएगा ए की पावर 1, बी की पावर 1, ए की पावर 0 यानी वैल्यू 1, बी की पावर 0 यानी कि वैल्यू 1। तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो रहा है, क्योंकि सी से हमें ए प्लस बी बाई टू मिल पा रहा है।
क्वेश्चन नंबर बात करें थर्ड की, तो लिखा हुआ है कि यदि 3 + 4i समीकरण x² + px + q बराबर 0 का एक मूल है, जहाँ पे p और q वास्तविक संख्या हैं, तो इनकी वैल्यूज बतानी है। देखिए, अगर कभी भी आपको एक रूट द्विघात समीकरण में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, तो जो दूसरा रूट होता है वो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है, यानी कि 3 माइनस का 4i। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, आप सभी को इक्वेशन पता होगी, जिसके मूल आपको अल्फा बीटा दिए जाते थे, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, होता था ना? बस यही अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है ना? तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम करेंगे तो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 25 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर कराइए, तो ये देखिए p की वैल्यू आपको -6 मिलेगी, आप कंपेयर कराएंगे तो। ठीक है ना? p की वैल्यू कितनी मिल रही है? -6। और q की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगी 25। तो -6 25, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर है? चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन ज्यों का त्यों एयरफोर्स एग्जाम में आया हुआ है कि 1 + 3√2 x की होल पावर 9 प्लस 1 - 3√2 x की होल पावर 9 के प्रसार में अशून्य पदों की संख्या, मतलब ऐसे पदों की संख्या क्या है जो इसके प्रसार में आएंगे। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, और मैं अपने वीडियोस में अक्सर आपको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, तो जो बच्चे नए हैं उनको शायद नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर x + a की होल पावर n आपको दिया जाए, प्लस x - a की होल पावर n दी जाए, और यहाँ पर ये जो n है वो एक ऑड नंबर हो, ऑड जानते हैं, विषम संख्या हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n+1/2। लेकिन n अगर एक इवन नंबर है, n क्या है? एक इवन नंबर, तो ऐसे केस में आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो होते हैं n/2 + 1। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। यहाँ पे n एक ऑड नंबर है, तो आप 9 + 1/2 लगाएंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स बी है, तो निम्न में से कौन सा परिभाषित है, मतलब क्या हो सकता है। ठीक है ना? आप सभी को पता होना चाहिए, पहला ऑप्शन है ए बी, फिर है ए प्लस बी, फिर है ए डैश बी डैश, और फिर है बी डैश ए डैश। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता कब है। दो मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स ए लिखी है और एक मैट्रिक्स बी लिखी है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम जो हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है, तो हम उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। जैसे बात करें इसमें रो की, तो इसका जो ऑर्डर है वो आपका 3 × 3 है, जबकि इसमें देखें तो ऑर्डर इसमें 2 रो हैं और कॉलम इसमें 3 है। तो पहले वाले का सी जो है वो आप देख रहे हैं 3 है, और जबकि बाद वाले का जो आर है वो है 2। तो सी जो है वो आर के बराबर नहीं है, इसलिए ए बी पॉसिबल आपका नहीं है। ये आंसर आपका राइट नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि ए बी निकालना पॉसिबल ही नहीं है। बात करें ए प्लस बी की, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तभी हम उनको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते हैं। दो सेम मैट्रिक्स का ऑर्डर ही, मतलब दो सेम मैट्रिक्स को ही हम लोग, दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात की जा रही है यहाँ पे ए डैश बी डैश की। तो देखिए डैश में क्या होता है, जब हम लोग, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, तो हम ट्रांसपोज निकालने में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना? अब जैसे बात करें ए की, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर सेम थे, रो और कॉलम, तो 3 × 3 रहेगा। लेकिन बी डैश, क्योंकि जो इसका ऑर्डर 2 × 3 था, वो अब ट्रांसपोज निकालने के बाद, इसका परिवर्तन निकालने के बाद 3 × 2 हो जाएगा। तो क्या पहले के सी दूसरे के आर के बराबर है? तो बिल्कुल है, इसलिए ए डैश बी डैश आपका पॉसिबल होगा। लेकिन क्या बी डैश ए डैश पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। बी डैश का ऑर्डर 3 × 2 है और ए डैश का ऑर्डर आपका है 3 × 3। तो इसके सी देखिए 2 हैं और इसके आर कितने हैं? 3। तो सी और आर बराबर नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ए डैश बी डैश आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए छठे की तरफ चलते हैं। छठा नंबर देखिए कह रहा है कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या है। तो देखिए ए मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। मैट्रिक्स ए आपको दी गई है, कितनी दी गई है आप देख सकते हैं, आपको दी गई है 1 2 और 3। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो कॉलम में लिखा है ना ये रो में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए इंटू ए डैश जब निकलेगा तो ये ए डैश इसका ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है ना। इसको ऑर्डर निकालें तो इसमें रो तो आपकी एक है, लेकिन कॉलम सॉरी रो आपके 3 है, कॉलम आपका एक है। यहाँ बात करें तो रो एक है, वो कॉलम कितने हैं 3। तो इसमें देखिए सी जो है वो इसके आर के बराबर है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, देखिए यहाँ पर ये जो दोनों इक्वल है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बच रहा है ना वही बची हुई जो न्यू मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो ये 1 आ जाएगा, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 का 1 में होगा 3, फिर 1 का 2 में होगा तो 2, फिर 2 का 2 में तो 4, फिर 2 का 3 में तो 6, फिर आपका 1 का 3 में होगा तो 3, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे फिर 9। तो इस तरीके से आप आंसर देख सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे तो आप देख कर ही लगा सकते थे क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑर्डर जो होगा वो 3x3 होगा, और 3x3 ऑर्डर आपको केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया था और कहीं नहीं। क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। आपसे कहा गया है कि मॉड साइन 2x का आवर्तनांक क्या होगा। आवर्तनांक को हम लोग आवर्त काल भी कहते हैं, आवर्तनांक को हम लोग आवर्त काल भी कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइन x का आवर्त काल क्या है या आवर्तनांक क्या है, तो ये आपका 2 पाई होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 2x का क्या है, तो ये जो भी इसके साथ कोफिशिएंट लेंगे ना वो इस 2 पाई में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा पाई, ठीक है ना। और अगर इस पे मॉड लगा दिया जाए, इस पर क्या लगा दिया जाए मॉड, तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। हाफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब साइन का डायग्राम बनता है ना तो आधी वैल्यू प्लस में आती है, फिर आधी नीचे वैल्यू माइनस में आती है, लेकिन जब इस पे मॉड लग जाएगा तो माइनस की कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, सारी वैल्यूज प्लस की आने लगेगी, ठीक है ना। इसलिए इसका जो आवर्तकाल होगा वो आपका π/2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है। चलिए इसे देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसको केवल ऐसा मान लें कि थीटा लिखा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मुझे लग रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता था, तो कॉसेक स्क्वायर आप लिखेंगे इसको, ठीक है ना। क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, गलत लिख गया था। हाँ, ये हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह हम लोग रखेंगे साइन इनवर्स एक्स। अब इसको मैं लिख सकता हूं कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है साइन इनवर्स 1/x। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/x, लिख सकता हूं ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने से कोई मतलब हमारा रहेगा नहीं क्योंकि हमें वैल्यू मिल नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसको, ये कॉसेक स्क्वायर हो गया है कॉसेक, हाँ हाँ देखिए कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये ऐसे हमें सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा है इसका, या मुझे लग रहा है मैं कहीं कहीं गलती कर दिया हूँ। चलिए मैं दूसरे मेथड का यूज करता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, इसमें ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रायंगल जब ड्रॉ करेंगे तो आप इसको मान लीजिएगा एक्स, या इसको थीटा मान लेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं सीधे कॉट की ही वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। तो जब कॉट की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो ये कॉट से कॉट कट जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 3 बिंदु हैं -2 2, 8 -2 और -4 -3। किसके शीर्ष हैं ये आपको बताना है, मतलब किस ट्रायंगल के ये वर्टेक्स होंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको अगर ये पता करना है कि ये कौन से ट्रायंगल के शीर्ष हैं, तो सबसे पहले आपको इनकी साइड निकालनी पड़ेगी। जब तक आपको इनकी साइड नहीं पता होगी तब तक आप नहीं बता पाओगे कि ये कैसे ट्रायंगल है। ठीक है ना। तो एक हम छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है ना। जिसमें मैंने इसके पॉइंट लिख दिए -2, 2 और ये पॉइंट मैंने लिख दिए यहाँ पे 8, -2 और ये पॉइंट मैंने लिख दिए -4, -3। ये डिस्टेंस निकालेंगे तो -4 और 8 का अंतर 12 होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। -3 और 2 का अंतर 1 होगा, 1 आएगा। ये आ गया √145। ठीक है ना। अगर हम इन दोनों में 8 और -2 का अंतर निकालते हैं, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वही लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ 100 आएगा और यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, यानी कि √116। यहाँ पे मैं 4 और -2 का अंतर निकालता हूँ तो 2 आएगा आपका, 4 आ जाएगा यहाँ पे और ये 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा √29। तो अगर आप देखें तो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो सम है वो इसके स्क्वायर के बराबर है। तो जब दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो ऐसा जो त्रिभुज होता है उसे हम लोग कहते हैं समकोणीय त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोणीय त्रिभुज, यानी कि आंसर सी करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। लिखा हुआ है समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या होना चाहिए। देखिए सर्कल को अगर कोई भी इक्वेशन, आपको जो ये इक्वेशन दी गई है ये कोनिक्स की इक्वेशन है, अगर ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो इसके लिए h का जो मान है वो आपका 0 होना चाहिए। साथ ही साथ ए और बी दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट है, और इसके साथ साथ दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। अगर जीरो हो जाएंगे तो फिर वो एक सरल रेखा बनाने लगेगी, वो सर्कल नहीं बनाएगी। इसलिए ए बराबर बी होना चाहिए और दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। क्लियर है। सो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। ये तो क्वेश्चन खत्म हुए अभी, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, तो बहुत आसानी से और बहुत समझदारी से आपको समझना है कि हमारी क्लासेस आप यहाँ तो देख ही रहे हैं, बीच बीच में आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ क्लासेस। जो भी बच्चे मुझसे पेड में पढ़ना चाहते हैं, पैसे दे के पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे प्लस कोर्स ले सकते हैं अनअकैडमी पर। मैं आपको वहाँ भी पढ़ा रहा हूँ जहाँ पर मैं स्पेशल क्लासेस भी पढ़ाता हूँ, यानी कि फ्री में भी पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ जो बच्चे प्लस कोर्स लेके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी बच्चे प्लस कोर्स लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर, आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं अंकित100, और वहाँ पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज ही सब्सक्राइब करिए। और हमारा एक मास्टर ब्लास्टर सीरीज चल रही है एक्स ग्रुप के लिए, उसे भी आप देख पाएंगे, और उसमें अभी मैं बायनोमियल थ्योरम डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना। और बाकी चैप्टर्स भी आपके लगातार वहाँ पे चलते रहेंगे। अभी एक नया बैच आ रहा है 20 तारीख से, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी बच्चे जो एनडीए का गर्ल्स के लिए फॉर्म आया हुआ है, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक बैच चालू हुआ है, एम एनडीए 2021 बैच। ये आपका 29 सितंबर से स्टार्ट हो गया था। तो जो भी बच्चे चाहें वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए ये बैच है, बॉयज भी कर सकते हैं इसको ज्वाइन, क्योंकि ये एनडीए का बैच है, तो ये सभी के लिए होगा। ठीक है ना।
और जो भी बच्चे एनडीए के लिए आना चाहते हैं, तो कैसे क्या सब्सक्रिप्शन लेना है, मैं ऑफर जो चल रहे हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक्सक्लूसिव ऑफर एक ये चल रहा है कि जो भी बच्चे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उन्हें 12 महीने के लिए एसएसबी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। और ये ऑफर आपका 6 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच ही वैलिड है, ठीक है ना? तो ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप ये भूल जाएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। दूसरी बात, ऑफर्स ऑन प्लस चल रहा है। अगर आप एसएसबी नहीं चाहते हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिलेगा। ये भी आपका 14 अक्टूबर तक ही वैलिड है। इसके साथ-साथ एक ग्लोरी एयरफोर्स वाई ग्रुप बैच चालू हुआ है, जो आपका 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और लगभग 30 दिसंबर तक ये बैच आपका चलने वाला है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप लोग इस बैच के लिए, ठीक है ना? और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए जिन बच्चों ने अभी इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है ना? चलिए, तो अब ये हमारी क्लास का अंतिम स्लाइड थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। तो आप हमारी क्लासेस अनअकैडमी पर भी वॉच कर सकते हैं। कोई भी इश्यू आता है तो आप हमें हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 20 में। थैंक यू, बाय।